नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 में हम आज एक नए अध्याय को लेकर आए हैं, जिसके बारे में कक्षा 9 में हमारा एक नया अध्याय आज शुरू हो रहा है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। क्या नाम है? चुनाव में किस प्रकार की राजनीति होती है। देखिए, पहले हम यहाँ पर थोड़ी इसका परिचय करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा परिचय हम ले लेते हैं यहाँ पर। कि अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। लोकतंत्र में यह न तो संभव हो सकता है और न ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें, कि हर कोई खड़ा हो गया और शासक बन गया, जरूरी नहीं है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। किसके माध्यम से? प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। क्यों जरूरी और उपयोगी है, हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। कि चुनावी दलों की जो प्रतिद्वंदिता होती है एक दूसरे से, जैसे मान लो कि एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, इनकी प्रतिद्वंदिता ही लोगों को क्या करती है? लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार मान लो या कांग्रेस सरकार मान लो, कोई चुनावी फंडा लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? चुनावी फंडा लेकर आते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को मुफ्त, लोगों को किसानों का ऋण माफ करेंगे और जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारों के लिए जॉब खोलेंगे। तो जो भी सरकार आती है वो नए नए कार्य लेकर आती है, जिससे लोगों को क्या होता है? इसका लाभ होता है। और हम किस तरफ करवट लेते हैं? जिस तरफ हमें हमारा लाभ है वो ज़्यादा दिखाई देता है, हम उस तरफ अपना करवट ले लेते हैं। कि हमें नींद इस तरफ अच्छी आती है तो हम उस तरफ करवट लेते हैं। उसी प्रकार हम उस सरकार को, यानी कि उस दल को वोट देते हैं जिसमें हमारा लाभ छुपा होता है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। एक तो होता है लोकतांत्रिक चुनाव और एक होता है गैर लोकतांत्रिक चुनाव।
अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नज़र डालेंगे। हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। किस पर? हमारे जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। किसके द्वारा करवाए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, चुनाव क्यों? हरियाणा के विधानसभा चुनाव की एक बात हो रही है। देखिए, आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से नेता के आने का इंतजार हो रहा है। क्या हो रहा है? पिछले 5 घंटे से नेता को आने की संभावना है कि आज शहर में नेता आएंगे। उनका लोग 5 घंटे से बेसब्री से क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। आयोजक जो उसका आयोजन कर रहे हैं वो लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि बस रुकिए 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 रुकिए, नेता आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। जब दिखता कि वहाँ से कोई गाड़ी पास से गुजर रही है तो लोग अब उत्सुक तो होना ही है। मान लो नरेंद्र मोदी जी सरदार सर आ गए तो वहाँ पर क्या होगा? उत्सुकता रहेगी, उनको देखने की उत्सुकता रहेगी। ठीक है ना? उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले आने वाले हैं। कौन पे? करनाल। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। कितने वर्ष के हैं? 76 ईयर्स के हैं, फिर भी इनको क्या है? फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 30 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा से जुड़ी एक अखबार की खबर है। क्या है? 1987 में हुए राज्य विधानसभा का चुनाव क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होते हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट हैं। ठीक है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। कब से? 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। कौन सा? लोक दल। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया जो किसके खिलाफ था? कांग्रेस के खिलाफ था। और विपक्षी जो कांग्रेस के विपक्ष के जो दल थे उन सबको अपनी ओर मिला लिया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे। क्या कर देंगे? मैंने अभी आपको बताया था कि जो पार्टियां होती हैं वो अपनी ओर से क्या करती हैं? कुछ लुभावने वादे करती हैं। हम उसे लुभावने वादे ही कहते हैं। क्यों? कि सरकारें आती रहती है जाती रहती है लेकिन कार्य कोई नहीं करता।
उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा कि किसानों और व्यापारियों के कर्ज को क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, वहाँ जो कांग्रेस सरकार थी उस सरकार से लोग नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। देवीलाल ने जो वादा किया था उसकी ओर सब लोग क्या हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोक दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोटें दिए। लोक दल जिसकी तरफ से देवीलाल जी खड़े हुए थे उनको जमकर वोट दिए थे। लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीट पर जगह मिली, जीत मिल गई। कितनी? 90 में से 76 सीटों पर जीत मिल गई। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली। कितनी? लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली, उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। कितनी? सिर्फ 5 सीट कांग्रेस के हाथ लगी थी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। जैसे ही ये दल लोकदल जीता तो जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपना पद त्याग दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों में ने देवीलाल को अपना नेता चुना। जो नवनिर्वाचित लोकदल के नेता थे उन्होंने अपने में से देवीलाल को मुख्य नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज संभालने का निमंत्रण दिया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। चुनावी नतीजों के घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। वाह, क्या बात कही है। मतलब जैसे ही सरकार आई वैसे ही उन्होंने उनके जो वादे किए थे उनको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। कब हुए? 1991 में। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। चुनाव की जरूरत है क्यों? चुनाव की जरूरत क्यों? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा कि 1982 में चुनाव हुए। 1982 में चुनाव जीतकर उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 1987 में चुनाव हुए। उसके बाद 1991 में चुनाव हुए। तो एक अंतराल होता है, उस अंतराल पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। कितने? 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों को चुनाव के तरीके से चुनने का अधिकार है। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं हैं वहाँ भी चुनाव होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो लोग लोकतांत्रिक नहीं हैं वहाँ पर भी क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें।
आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। ज़रूरी नहीं हर चीज़ पर वो अपना फैसला ले सके। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। किसके? अपने प्रतिनिधियों के, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। प्रधानमंत्री को भी कार्यों की देखभाल के लिए एक मंत्री परिषद की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रधानमंत्री को कार्यों की देखभाल के लिए एक मंत्री परिषद की जरूरत होती है। अब उस मंत्री परिषद में से वो कुछ व्यक्तियों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभारी मंत्री बनाता है। अलग अलग लोगों को कार्यों में क्या है? बांट दिया जाता है। ठीक है। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। किस पर? उम्र और अनुभव के आधार पर वहाँ के लोगों का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। या ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है कि कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा ज़्यादा है, किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है। यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? कि लोगों को उनका प्रतिनिधि है वो पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें? कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद नहीं होगा वो व्यक्ति अपने पद पर नहीं रह सकता। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है कि समय के अंतराल के अनुसार है वो प्रतिनिधियों को बदल दे। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को ज़रूरी माना जाता है। चुनाव में मतदान कई तरह से चुनाव करते हैं। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। देखिए, वे अपने लिए स्कूल बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, यानी कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों की सोच होती है, अलग अलग प्रकार की थिंकिंग होती है। वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे ये कार्य कर सकते हैं, हमें इसको वोट देना चाहिए। वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? तो आपने अब तक क्या पढ़ा? हमने
दो चीज़ें इस अध्याय में कि हरियाणा हमने चुनाव क्यों ज़रूरी है इसके बारे में अध्ययन कर लिया, क्योंकि समय के अंतराल से क्या होता है, समय धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हर 5 वर्ष का हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है, अंतराल दिया गया है। जैसे हमने देवीलाल के बारे में पढ़ा कि 1987 में वो चुनाव लड़े थे, 1991 में काम करने के बावजूद क्या हो गए थे, हार गए थे। क्यों? कि जनता है, जनता क्या चाहती है, समय के अनुसार बदलाव चाहती है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि चुनाव की ज़रूरत क्यों है, तो चुनाव की ज़रूरत इसलिए है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही आकर न बैठ जाए और सरकार ने चलाने लगे। ठीक है। और इसके आगे के बारे में हमें कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। बाय।